वो हमारे बीच में आए हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय से संबंधित क्या ऐसी जानकारियां हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कृपया करके आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, आपका टॉपिक आप शुरू करें। माइक ओवर टू यू मैम। नमस्कार प्यारे साथियों, और नमस्कार प्रमोद, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज का जो सेशन है वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बुढ़ा हो, हम कहीं ना कहीं उस जाने अनजाने में उन चीजों की चपेट में आ जाते हैं। और मतलब कई बार जान कर भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम करते रहते हैं या हमसे होती रहती हैं। आज का एक जो टॉपिक है वो ऐसे मुद्दे पे है जो कि बहुत सालों से हमारे खान पान को प्रभावित करता आया है। और खान पान, क्योंकि खान पान को प्रभावित करता है तो स्वास्थ्य को तो सीधा सीधा प्रभावित करेगा। बट ये आज मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो मुद्दा है जो आज डिस्कस होने वाला है, वो करंटली बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है। और सभी लोगों को एक उपभोक्ता के तौर पे और एक अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सचेत रहना चाहते हैं, जो बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें बच्चों का जो एंगल है, यानी कि वो बच्चे जो वो अवस्था जिसे हम ग्रोथ और डेवलपिंग स्टेजेस कहते हैं, चाहे वो उम्र की कोई भी हो, उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो आज का टॉपिक है फूड एडिटिव्स, और उसका स्पेशल रेफरेंस जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने बैन किया है। काफी सारी चीजें बैन हुई हैं, और काफी सारी चीजें पहले भी चर्चा में रही हैं, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो इमीडिएट बैन लगाए हैं, और फसाई जो है एफएसएसएआई, जो हमारी भारत में खान पान से संबंधित जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके रेगुलेशंस को देखती है, ठीक है, उनके रेगुलेटरी बॉडी है, उसने बहुत ज्यादा सख्ती जो है खाने पीने से संबंधित चीजों में लगाई है, और लगातार अभी भी चल रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। हाल फिलहाल में अभी कुछ ही फरवरी में बैन लगा, मार्च में बैन लगा। उससे पहले आप देखते आए होंगे कि कभी मैगी में कुछ निकल रहा है, कभी एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले में जो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ठीक नहीं है, या जो उसमें जो चीजें डाली जा रही हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ये सारी चीजें जो खाने पीने में डाली जाती हैं, या आप देखिए स्ट्रीट फूड जो होते हैं, जब आप चाउमीन वाले के पास जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें डालेगा वो, या मसाले जिसे कहता है वो, ये स्ट्रीट फूड वाले वो आपको बताएंगे नहीं कि वो एक्चुअली है क्या। जैसे हल्दी है तो हल्दी हमको दिखती कि हल्दी डाल रहा है तो हल्दी है, नमक है, मिर्च है, धनिया पाउडर है, बहुत सारे मसाले ऐसे हैं वो हमको साफ पता होते हैं कि वो मसाले हैं, और वो हमें डाल रहा है तो हमारे खाने में स्वाद आ रहा है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि छोटे छोटे चिप्स, ट्रांसपेरेंट चिप्स टाइप की जो चीजें हैं वो डलती हैं, ठीक है। और कई बार एक वाइट कलर का पाउडर भी जो होता है वो डाला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो डाली जाती हैं। और खास करके जो खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आम तौर पे होने वाला है वो है खाने में डाला जाने वाला रंग, ठीक है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने में डलती हैं अलग अलग कारणों से, जो भी खाने में पहले से होती नहीं है, लेकिन खाने की जो क्वालिटी को, उसकी मतलब अपेयरेंस को एनहेंस करने वाली, यानी कि उसको बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, ताकि हमारा खाना जो है खाने लायक और भी ज्यादा अच्छा बने, उसके गुण गुण जो हैं वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएं। वो कोई से भी हो सकते हैं, फूड फूड के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो वो उन गुणों को ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी चीजें डाली जाती है जिन्हें हम फूड एडिटिव्स कहते हैं।
ये फूड एडिटिव्स जो है, नाम से आप समझ सकते हैं, फूड प्लस एडिटिव, यानी कि फूड में एडिशनल कोई ऐसी चीज डाली जाती है जिससे कि फूड की जो है क्वालिटी और अपेयरेंस और कई सारी चीजें हैं वो बेहतर होती हैं, और जब तक वो लोगों तक पहुंचती हैं या उपभोक्ता तक पहुंचती हैं तो वो उसको खाने योग्य बनाए रखती हैं। अब ये जो फूड होते हैं, ये फूड जो है इनको डाला क्यों जाता है, एडिटिव्स को हमारे बेसिकली डाला क्यों जाता है, ये समझने वाली बात है। पहली चीज तो कि कौन कौन से फूड एडिटिव्स होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप नमक और क्या नाम है, चीनी भी डालते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे, वो भी एक तरीके का फूड एडिटिव है, ठीक है, बट वो नेचुरल फूड एडिटिव्स हैं। इसके अलावा जो फूड एडिटिव्स होते हैं जैसे एंटी केकिंग एजेंट्स, जैसे रखी रखी चीज कैडी हो जाती है, टूट जाती है, जैसे ब्रेड है या आटा है या कुकीज हैं, तो एंटी केकिंग एजेंट जो है डाले जाते हैं, ठीक है। फोमिंग एजेंट यानी कि फोम बना रहे वो एजेंट्स डाले जाते हैं। इसके अलावा आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो डाले जाते हैं फूड की न्यूट्रिटिव क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कई सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, क्योरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, और फ्लेवर एनहेंसिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, टेस्ट एनहेंसिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इसके अलावा आपके कलरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फूड एडिटिव के तौर पे खाने में डलती हैं। आज हम क्योंकि करंट बैन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हम उस करंट बैन के जो पर्सपेक्टिव हैं उसको फोकस में रखेंगे। अभी हाल फिलहाल जो बैन हुआ है वो फूड कलर्स के ऊपर हुआ है, खाने में डलने वाले फूड कलर्स के ऊपर, जो मैं यहाँ पे, वैसे तो और भी हैं, जैसे अभी सेरेलैक का केस आया, तो सेरेलैक के केस में जो है शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो मैंने जैसे बताया कि शुगर को भी ऐसा नेचुरल प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, बट सेरेलैक के केस में जो है वो बच्चों का खाना है, और बच्चों के जिस उम्र को वो टारगेट करता है, यानी कि 0 to 6 month को, उसमें जो है उस शुगर नहीं जानी चाहिए बच्चे को। सिर्फ जो है माँ का दूध यानी कि स्तनपान ही जो है बच्चे के लिए लाभकारी है। बाहर से कुछ भी नहीं दे सकते आप, पानी भी जो है नहीं दे सकते आप, पानी भी बाद में छठे महीने से लगना धीरे धीरे शुरू होता है। तो उस स्थिति में आप अगर बाहर से खाना दे रहे हैं तो वो हाई शुगर वाला दे रहे हैं तो भी समस्या है। अब एक केस आया है, 2-3 केस आए हैं जिसकी वजह से बैन लगे हैं। स्ट्रीट फूड पे मिलने वाले, स्ट्रीट फूड कह लीजिए, वो चीजें आपकी मिठाइयों में भी इस्तेमाल होती हैं, वो आपके कई तरीके के खाने के उसमें जो है उनका इस्तेमाल होता है। अब वो है फूड कलर्स, खाने के रंग को बढ़ाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है फूड कलर डालते हैं। डेफिनेटली आप चाहे रेस्टोरेंट में जाएं, वो भी फूड कलर डालेगा, आपका ऑरेंज से कलर का डालता है। आप देख लीजिए जो बेवरेजेस हैं, ये शेक्स वगैरह हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं, वो भी आपके फूड कलर डालते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं कि अरे देखिए बिल्कुल आपको बहुत नेचुरल लगेगा, नेचुरल ग्रीन है, नेचुरल येलो है, पिंक है, जो है ये इस्तेमाल करे जाते हैं ताकि फूड जो है ज्यादा से ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव और फीलिंग लग सके। अब पहले समझ लेते हैं कि फूड कलर्स जो हैं एडिटिव्स के तौर पे डाले क्यों जाते हैं। जब खाने का अपना नेचुरल कलर है तो ऐसे क्या जरूरत पड़ जाती है कि हमको फूड कलर्स डालने पड़ते हैं। पहली चीज है कि ऑफसेट कलर लॉसेस को मीट अप करने के लिए हम फूड कलर डालते हैं, यानी कि किसी भी
प्रोसेसिंग के दौरान हमारी चाहे लाइट हो, एयर हो, टेम्परेचर हो, मॉइस्चर हो, स्टोरेज कंडीशन हो, या प्रोसेसिंग की कोई भी कंडीशन जहाँ पे हमारे फूड के नेचुरल कलर का लॉस हो जाता है, उसको रिटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हम जो है फूड कलर्स डालते हैं अलग से, प्रोसेसिंग के दौरान या प्रोसेसिंग के बाद भी कई बार। इसके अलावा मास्किंग नेचुरल वेरिएंट्स इन कलर, यानी कि मान लीजिए कोई चीज हरी है, लेकिन किसी वजह से प्रोसेसिंग के दौरान उसका हरा रंग जो है वो इतना ब्राइट नहीं है। नेचुरली जो ग्रीन कलर है वो है तो नेचुरल, लेकिन ब्राइट ग्रीन नहीं है जो कि आंखों को अपील करे। तो उसी ग्रीन कलर का एक वेरिएंट जो है मास्किंग मास्किंग वेरिएंट के तौर पे जो है खाने में डाला जाता है। जैसे आप क्या देख लीजिए, आम पन्ना, आम को जब आप उबालेंगे तो आम जो है ब्राउन कलर का हो जाता है, लेकिन आम पन्ना जब पियेंगे तो वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, मार्केट में वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडीशनिंग है ब्रेन की कि हाँ आपको ग्रीन कलर का चाहिए तो आपको ग्रीन कलर का आम पन्ना दिया जाएगा। और वो ग्रीन कलर बेसिकली कहाँ से आता है, फूड कलर से आता है। तो मास्किंग नेचुरल वेरिएंट्स ऑफ कलर्स को की वजह से भी जो है हम लोग फूड कलर्स डालते हैं। इसके अलावा नेचुरली अक्रिंग फूड कलर्स को एनहेंस करने के लिए, जैसे मैंने बताया, अगर वो डल है, लाइट ग्रीन है, लेकिन उसे अब आपका ब्राइट ग्रीन कलर चाहिए या ब्राइट येलो चाहिए, तो आपका फूड कलर जो है डाला जाता है ताकि उसी नेचुरल कलर को थोड़ा खाने में। इसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे आप जिन्हें हम फाइटो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे आप जानते हैं, जैसे फ्लेवर्स हैं, वाइटामिन हैं, और आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जैसे आपके एंथोसाइनिन हो गए, ये सब जो नेचुरल कलर्स होते जो होते तो बेसिकली फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये खाने को एक पर्टिकुलर रंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे काले अंगूरों को काला रंग जो है किस वजह से प्रोवाइड होता है, एंथोसाइनिन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे बहुत, हरी और लाल शिमला मिर्च का रंग है वो लाल और हरा क्यों, तो स्पेसिफिक कंपाउंड की कंपोनेंट की वजह से, तो वो जो है वो बने रहे, इसकी वजह से भी हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम फूड कलर्स डालते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए कई बार हम, आप देखिए केक में बड़े बड़े सुंदर सुंदर कलर्स आपके डाले जाते हैं, पेस्ट्रीज में डाले जाते हैं, खाने में डाले जाते हैं, जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी डाले जाते हैं। इसके अलावा खाने की अपील और एपिटाइट को बढ़ाने के लिए, मतलब खाना आपको तभी अच्छा लगेगा जब वो देखने में सुंदर है, अट्रैक्टिव है। तो खाने का जो एपिटाइट है, जो हमारा ह्यूमन एपिटाइट है, वो हमारे 5 सेंसेस से चलता है, यानी कि आंख, नाक, मुंह, टंग और माउथ फील। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो हमको हमारे 5 सेंसेस जो है आपके यूज होते हैं। इवन स्किन आपका सेंसरी ऑर्गन है, तो स्किन अगर टेक्सचर अच्छा है, स्मूथ है, कोर्स है, क्रंची है, तो आपको खाने में फील आएगा कि नहीं मुझे खाना चाहिए। तो टेक्सचर ये आपके फूड के अपील को बढ़ाने के लिए, फूड ताकि आपको जो है आप फूड जो है वो ज्यादा डिजायरेबल हो जाए, उसलिए भी आपका जो है ये फूड कलर जो है डाला जाता है। इसके अलावा पैलेट का माउथ फील को एनहांस करने के लिए भी आपका डाला जाता है। इसके अलावा कई सारे डिफेक्ट्स को छुपाने के लिए भी आपके एक मतलब कलर को डाला जाता है, ताकि अगर जो जितना सुंदर कलर होगा, जितना अट्रैक्टिव कोई फूड होगा, तो उसकी खामियों पे फूड की नजर नहीं जाएगी या जाएगी तो अवॉइडेबल हो जाएगी। तो इसीलिए फूड के डिफेक्ट्स को छुपाने के लिए भी हमारा फूड कलर जो है डाला जाता है। और लास्टली जो है कई बार कलर से ही हमारे दिमाग में एक ऐसा सेंसेशन पहुंचता है जो कि हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे मान लो ब्लू कलर की कोई ड्रिंक है,
तो वो भले ही चाहे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो, लेकिन क्योंकि वो ब्लू कलर की है और ब्लू कलर एसोसिएटेड होता है फ्रेशनेस से, ग्रीन कलर एसोसिएटेड होता है फ्रेशनेस से, तो हमको साइकोलॉजिकली ये सेंसेशन आएगा कि अरे यार तो बड़ी फ्रेश, तरोताजा कर दिया। तो लाइकवाइज जो आपकी फ्रेशनेस की फील है उसको भी एनहेंस करने के लिए फूड कलर, ऐसे फूड कलर डाले जाते हैं। तो फूड कलर का हर जगह इस्तेमाल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब लेटेस्ट जो आज मैं केस चीजें डिस्कस करने वाली हूँ वो एक ऐसे ही कंपाउंड के बारे में है। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि लेटेस्ट जो है फरवरी में एक बैन लगा था गोभी मंचूरियन के ऊपर गोवा में। ठीक है, उसके बाद सेम बैन जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगाया था, पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाया था, उसके बाद अभी लेटेस्टली कर्नाटका गवर्नमेंट ने लगाया है। 11 मार्च को सर्वे हुआ था, मतलब सैंपल्स कलेक्ट करे गए थे रोड साइड से काफी सारी बड़ी मात्रा में, और उनको सबको लैब टेस्टिंग में भेज दिया था। और लैब टेस्टिंग में उनमें ऐसी चीज पाई गई कि आप अगर उसके इफेक्ट सुनेंगे अभी तो आपको समझ में आया कि आप कितना ज्यादा आपकी बॉडी को हार्म हो रहा था। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो सैंपल उठाए थे वो थे कॉटन कैंडी के, वो जो बुढ़ी के बाल पिंक कलर के हम खाते हैं, पिंक येलो ज्यादातर पिंक मिलते हैं। तो जो बुढ़ी के जो कॉटन कैंडी है वो, और गोभी मंचूरियन के सैंपल्स जो हैं गवर्नमेंट ने उठाए थे स्ट्रीट फूड से और कई सारी जगहों से। ये हुई बात 11 मार्च की, हाल फिलहाल की। वहां पे ये पाया गया कि जो उसमें फूड एडिटिव्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला फूड कलर था वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक था, और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है रोक लगा रखी है। मतलब ये अभी हाल फिलहाल की रोक नहीं है, पिछले कई सालों से उसको मतलब उस पर रोक है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सीरियस वाले, लेकिन फिर भी वो खुले आम यूज हो रहा है। अब जो गोवा में गवर्नमेंट ने बैन लगाया था गोभी मंचूरियन पे, वो इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें एक तो अ, बहुत गंदगी से गोभी मंचूरियन बनाया जाता है, इस वजह से, डर्टी प्रैक्टिसेस की वजह से। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, फूड कलर का इस्तेमाल होता है उन फूड कलर का जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, यानी कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मना कर रखे इनको इस्तेमाल ना किया जाए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज कि गोवा में जो गोभी मंचूरियन के सैंपल्स लिए गए, या गोवा में नहीं, ये बहुत जगहों पे होता होगा कि गोभी मंचूरियन क्योंकि एक रिप्लेसमेंट है किसका, चिकन मंचूरियन का, या जो नॉन वेज ऐसी चाइनीज डिशेज हैं जिनको रिप्लेस किया गया है वेजिटेबल्स से, तो उनके क्या नाम रिप्लेसमेंट में ये डिशेज जो है डेवलप करी गई। और गोवा में वीठा पाउडर इस्तेमाल किया जाता है मतलब एज अ कोटिंग टू मेक इट मोर क्रिस्प, ज्यादा क्रिस्प बनाने के लिए। इसके बाद अलावा एक और पाउडर इस्तेमाल किया जिसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, उसका कंपाउंड अभी हमको डिस्क्लोज नहीं है, कि वो पाउडर इस्तेमाल किया जाता था गोभी को के मंचूरियन को ज्यादा क्रिस्प और क्रंची बनाने के लिए, और जिसके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। और रही बात फूड कलर की, तो फूड कलर में ऐसा कंपाउंड पाया गया जो कि बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, और वही कंपाउंड, वही कलर जो है आपके कॉटन कैंडी में भी पाया गया, जो पिंक कलर की कॉटन कैंडी आपकी होती है। और पिंक कलर कॉटन कैंडी ही नहीं, अगर आप मिठाइयों में भी देखें तो वो पिंक कलर जो है मिठाइयों में भी इस्तेमाल मिलेगा, आपको केक्स में भी मिलेगा, आपको तमाम तरीके की ऐसे जगहों पे मिलेगा जहाँ पे पिंक कलर के फूड कंपाउंड यूज होते हैं। इवन कई बार रेड कलर का जो फूड कलर यूज होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अब ये जो फूड कलर है
ये कौन सा फूड कलर है जिसका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका गवर्नमेंट ने बैन लगाया है? कौन कौन से फूड कलर्स हैं जो गवर्नमेंट ने बैन किए हैं और क्यों? पहली चीज, ये फूड कलर जो है कैंसर कॉजिंग है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं, और अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का कैंसर नहीं है तो आपकी बॉडी को कैंसर प्रोन बनाते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी ठीक भी है तो अगर आप किसी तरह से भी इनका इंटेक करते हैं तो बॉडी में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आज नहीं तो कल आप कैंसर रिस्क जोन में तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। इसके अलावा काफी सारे और भी डैमेज करते हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। कौन कौन से फूड कलर्स गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, वो है, सबसे पहला है रोडामाइन बी। रोडामाइन बी शुरू से बैंड है, मतलब इवन 10 15 20 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि रोडामाइन बी जो है ऑलरेडी बैंड है, लेकिन फिर भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सनसेट येलो, मेटेनल येलो के तौर पे भी यूज होता है। सनसेट येलो नाम का एक कलर है पीले रंग का, वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा है कार्मोसाइन। कार्मोसाइन बहुत डेंजरस है, अगेन रोडामाइन बी की तरह ये भी पहले से बैंड है, और इसका भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा एक है टाट्राजाइन। टाट्राजाइन भी डेंजरस है, और अगेन ये भी आपका काफी समय से बैंड है, लेकिन अगेन स्ट्रीट फूड्स में बहुत ये लोकल फूड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये किए जा रहे हैं। तीनों कलर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक इंसिडेंस में बताती हूँ आपको। 2016 में एक इंसिडेंस हुआ था। अब आप इस इंसिडेंस से इस रोडामाइन बी की वजह से जो आपकी बिहेवियर में तब्दीलियां हो जाती हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना डेंजरस है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है, ये नहीं पता चलेगा। 2016 में आपका ये केस हुआ था, और एक लड़के ने अपनी जो दादी हैं उसको उनको मार दिया था जान से, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि इसमें आपके वो उसकी दादी ने उसको ये स्ट्रीट फूड वाला गोभी मंचूरियन जो है नहीं दिया था खाने के लिए। यानी कि गोभी मंचूरियन ना मिलने की वजह से उस लड़के ने अपनी दादी को जान से मार दिया। अब ये तो एक इंसिडेंट से कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये हो सकता है उसने खाना ना दिया हो इस वजह से या कोई और रीजन, लेकिन नहीं, ये रोडामाइन भी आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। ये समझ लीजिए खाने में आप जो भी खा रहे हैं वो आपके विचार और व्यवहार दोनों में तब्दीली लाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसा आहार वैसा विचार, ये बात जो है इस केस में समझी जा सकती है। अब गोभी मंचूरियन का जो गोवा वाला केस था उसमें कलर जो है कौन सा, ग्रीन कलर डाला जा रहा था। जो कर्नाटका वाला केस है उसमें कलर डाला जा रहा था रोडामाइन बी। रोडामाइन बी पिंक कलर का होता है, वो पिंक कलर देता है पानी में घुलने के बाद। अब जो गोवा वाले केस में जो कलर यूज किया जा रहा था वो ग्रीन कलर, कैबेज के पत्ता गोभी के कलर को एनहेंस करने के लिए। पत्ता गोभी का कलर जो है बहुत फेंट लाइट ग्रीन कलर का होता है, उसे ब्राइट करने के लिए जो है ये ग्रीन कलर का फूड कलर जो है डाला जा रहा था, जो कि अगेन बैंड था, ठीक है। उसके चटनी में भी यूज किया जा रहा है ये कलर, और आपकी पत्ता गोभी हो या और ऐसी जिसमें ग्रीन कलर की चीजें हैं उसके लिए भी। अब बात आती है कि जो ये जो रोडामाइन बी कलर है जिसपे मेन अभी हमारा बैन लार्जर स्केल पे चला है, वो है क्या? रोडामाइन बी जो है जेनोबायोटिक सब्सटेंस है, जिसको जो मेटाबोलाइज होता है हमारा साइटोक्रोम पी
P450 से बॉडी में जब आप कुछ खाते हैं जिसमें रोडामाइन भी है, तो बॉडी में जाके ये साइटोक्रोम P450 जो है इसे इस्तेमाल करता है और इसे मेटाबोलाइज करता है बॉडी में, यानी कि इसका अखंडन करता है शरीर में, और जो है इसको इस्तेमाल करता है, इसके कंपाउंड को इस्तेमाल करता है शरीर की बाकी सब क्रिया में। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एसओडी है यानी कि सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। यानी कि एसओडी की एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है, अच्छी होती है, लेकिन जब आप ऐसा कुछ खाएंगे तो रोडामाइन अगर इंटेक किया है किसी भी फॉर्म में, तो वो उसकी एक्टिविटी नीचे गिर जाएगी, आपकी डिक्लाइन हो जाएगी, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब रोडामाइन भी खाने में तो इस्तेमाल होता ही होता है, रोडामाइन भी टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि कपड़े को रंगने के लिए, जो गुलाबी रंग के कपड़े आप देखते हैं, जो उसको रंगने के लिए रोडामाइन भी एक रंग के तौर पे जो है डाई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खराब है। जो जिस रंग से आप कपड़ा रंग रहे हैं उसी रंग से आप अपने भोजन को भी रंग रहे हैं और वो ही खा ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कॉटन कैंडी हम सभी लोगों ने खाई है। ठीक है, जो ओरिजिनली कॉटन कैंडी बनती थी वो काफी सेफ थी, लेकिन अब जो कॉटन कैंडीज फैंसी बन रही हैं दे आर वेरी डेंजरस। मैं आपको सभी को कहूंगी कॉटन कैंडीज या बाहर के स्ट्रीट फूड्स जो है बिल्कुल लगभग बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है अपनी हेल्थ में फेस करने को मिल सकती हैं। अब आते हैं कि इनके इफेक्ट क्या होते हैं। यहाँ मैं मैंने फूड कलर्स बताए थे, चारों में से सिर्फ दो मेजर फूड कलर्स के हेल्थ इफेक्ट्स में यहाँ पे कवर करूंगी, एक रोडामाइन बी और एक कार्मोसाइन, क्योंकि ये दोनों मेजर फूड कलर्स हैं। सनसेट येलो और टाट्राजाइन के इफेक्ट जो हैं हम बाद में किसी सेशन में कवर कर लेंगे। तो अब आते हैं रोडामाइन भी, जो सबसे ज्यादा मिठाइयों में गुलाबी रंग, केक में गुलाबी रंग, तमाम तरह से गुलाबी रंग में इस्तेमाल होता है। इवन अगर टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके कपड़े रंगने में भी रोडामाइन भी गुलाबी रंग के लिए, तो आप ये समझिए आपकी जो स्किन है वो कैसी है, सेमी परमिएबल। स्किन से आर पार जो है आपके तत्व जो है आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने रोडामाइन बी से रंगा कपड़ा भी पहन लिया है तो आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब होने की क्षमता रखता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में आने की जो है कैपेसिटी रखता है। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे कपड़े भी ना पहनिए, ऐसी डाई जिनसे ऐसे खराब तरीके की डाइज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले रोडामाइन बी के हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं। रोडामाइन बी के हेल्थ इफेक्ट्स में सबसे मेजर हेल्थ इफेक्ट है कि वो क्या करता है, सेल नेक्रोसिस करता है। नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। ठीक है, सेल नेक्रोसिस या सेल डेथ का मतलब है आपके शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, आपके शरीर की जितनी जो सेल्स होते हैं उनकी एक जीवन समय होता है, लाइफ पीरियड होता है उनका, एक समय बाद वो मर जाती हैं, फिर नए सेल आते हैं और नए, पुराने मरते रहते हैं, नए पैदा होते रहते हैं। ऐसे आपकी शरीर जो है इंसान हर किसी जीव का चलता रहता है। लेकिन जब आपके शरीर में नए सेल्स बन ही नहीं रहे, पुराना तो मर ही जाएगा लेकिन नया सेल नहीं बन रहा, और जो मरने की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो सेल नेक्रोसिस ये कराता है, जिसकी वजह से बॉडी कमजोर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है, ये सेल एपोप्टोसिस कराता है। सेल एपोप्टोसिस की जो कंडीशन होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि सेल जो है अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसकी, जैसे आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रोग्रामिंग करते हो कि हाँ उसे ये काम करना है, तो ऐसी हर सेल के पास एक मेमोरी होती है, प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है,
ताकि वो ये जान पाए कि अपने जब तक वो ठीक है, जिंदा है, तब तक उसे क्या काम करना है। तो ये जो सेल्फ प्रोग्रामिंग होती है ये खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है। इसे हम कहते हैं पॉप सेल एपोप्टोसिस। ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपने रोडामाइन का इंटेक किया है। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ जाना। यानी कि बॉडी में ऑक्सीडेशन का बढ़ना, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से बॉडी में बहुत सारी समस्याएं आपकी होती हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा डेवलप होने लगते हैं, और बहुत सारी आपकी शरीर की जो बीमारियों की वजह होती है वो आपकी फ्री रेडिकल का निकलना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ना बॉडी में होता है। इसके बाद ये क्या करता है, आपके बॉडी में सेरिबेलम, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है। मस्तिष्क जो है मोटे तौर पे कई भागों में बटा है, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ये इसके भाग हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वगैरह। तो ये जो सेरिबेलम है ये इसको खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। फिर ये ब्रेन स्टेम को खराब कर देता है, ब्रेन स्टेम को डैमेज कर देता है। ब्रेन स्टेम को डैमेज कर रहा है यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो कनेक्टिविटी बनाती है वो ब्रेन स्टेम के थ्रू बनाती है, ठीक है। तो अगर ये ब्रेन स्टेम को खराब कर देगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, उसमें भी आपकी समस्या आएगी। तो क्या है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्टिविटी बनाता है, कम्युनिकेशन करता है, वो भी खराब हो जाएगा। ब्रेन में कुछ प्रोसेस हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो सिग्नल जाना है, क्योंकि ब्रेन से कोई भी नर्व नहीं निकलती। सारी नर्व जो है वो कहाँ से निकलती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ही सारे सिग्नल जो हैं आपकी बॉडी में जाते हैं, पूरा नेटवर्क होता है। और ये ठीक ऐसे समझ लीजिए कि स्पाइनल ब्रेन अगर फादर है आपके बॉडी का, तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी मदर है। अगर वो खराब हो गई तो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है जैसे ही ब्रेन स्टेम जो है आपकी डैमेज होती है। इसके अलावा क्योंकि ये डैमेज हो जाता है तो सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी कि बॉडी जो है ठीक से काम नहीं करती, तो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आपकी बॉडी में बढ़ने लगती है। यानी कि बॉडी फंक्शन जो होता है वो खराब होने लगता है अलग अलग स्तर में। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन, किसी चीज को आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, बोल आपकी बॉडी हाथ और पैरों का मूवमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, मसल्स सिग्नल से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, तो मोटर जो डिसेबिलिटी होती है, मोटर डिसेबिलिटी मतलब जो भी मांसपेशियों से संबंधित काम है, जैसे हाथ का चलना, किसी चीज को पकड़ना, खड़े होना, चलना, उठना, बैठना, ये हर चीज जो है मांसपेशियों से संबंधित होती है। तो जब तक आपका मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक आपकी ये सारी चीजें नहीं होंगी। इवन जैसे अगर मैं इस टाइम बोल भी रही हूँ तो मेरा माउथ जो है मिल रहा है, क्योंकि मेरा ब्रेन जो बोलना चाह रहा है वो मेरे माउथ से निकल रहा है, वोकल कॉर्ड से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये भी क्या है, ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि मेरा ब्रेन और मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कनेक्टेड है, और एक ही कनेक्टिविटी इसकी प्रॉपर है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मोटर डिसेबिलिटीज जो है वो आपकी बॉडी में हो जाती है, मांसपेशी संबंधित डिसेबिलिटीज आपकी हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। इसके अलावा कॉग्निशन और लर्निंग, कॉग्निशन यानी कि मेमोरी, याद नहीं रहता, याद करने में दिक्कत आती है। देखिए आपकी जो भी आप चीजें समझते हैं, जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है हर चीज की फोटो खींच के ब्रेन में रख लेता है एक मेमोरी की तरह, कि हाँ ये चीज जो है पहले घटी है और अब मुझे इसके लिए रिएक्ट करना है या ऐसा रिस्पॉन्स करना है। इस तरीके का जो ब्रेन जो है वो आपके काम करता है, और उसकी मेमोरी होती है अपनी, ठीक है, मेमोरी पे काम करता है। अगर मेमोरी ठीक नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको वो चीजें आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो याद रखने में मेमोरी
में और लर्निंग में, यानी किसी चीज को सीखने में, यानी कि मेमोरी जनरेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, लर्निंग में भी दिक्कत आएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। आपको लगता है कि यार बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, बच्चा कई सारी और चीजें, ऐसा लगता है कि नहीं इसी के बच्चे के अंदर बदमाशी है। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे के अंदर नहीं है, बच्चे के खान पान में है। वो जो चीजें खा रहा है वो उसके ब्रेन को ऑल्टर कर रही है, उसकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज को डिक्लाइन घटा रही है। और खाली बच्चे की नहीं, बड़ों में भी ये सब चीजें होती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके अलावा मेंटल अवेयरनेस डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो होने लगते हैं। यानी कि एक होता है अवेयरनेस, जो आपने सुना, आपने समझा और आपको पता चल गया। एक होता है कि आपका ब्रेन जो अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है। वो जो अलर्टनेस अवेयरनेस होती है वो ब्रेन की खत्म होने लगती है। इसके अलावा लॉस ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल, क्योंकि आपका ब्रेन, पूरी बॉडी जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे डिपेंड करती है, जो कि आपका ब्रेन जनरेट करता है और स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर में लेके जाती है। अब ये दोनों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो जो है आपका हार्ट का जो कंट्रोल है, जो हार्ट जो है बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी कंट्रोल यानी कि श्वसन तंत्र आपका खराब हो जाएगा, आपका हृदय तंत्र जो है खराब हो जाएगा। कार्ड या तो बीट बहुत ज्यादा होगी या बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। ये सब के कारण भी जो है आपका रोडामाइन भी खाने में हो सकता है। इसके अलावा नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग बार बार या जरूरत से ज्यादा बढ़ना, अगर वो हार्मोनल है तो अलग बात है, लेकिन अगर हार्मोनल नहीं है और फिर भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो आप चेक करिए कि कहीं खाने में रोडामाइन भी कहीं आपने इंटेक तो नहीं किया है। फिर आपका कैंसर है, कैंसर मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंसर आपका होता है। इसके अलावा लिवर डाइसफंक्शन, यानी कि लिवर खराब कर देता है आपका, यानी कि आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म है वो खराब करता है, जिसमें मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट, लिवर अब खराब हो गया तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में एक ऐसा अंग खराब हो गया जिसकी बिना बॉडी नहीं चल सकती, क्योंकि लिवर जो है आपका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिवर आपका हॉर्मोन्स, मैंने पिछले भी उसमें बताया, हॉर्मोन्स के डिकम्पोजिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपके फैट के डाइजेशन में भी इस्तेमाल होता है। तमाम तरीके की जो है कार्य ये लिवर जो है हमारे शरीर में करता है। तो लिवर खराब हो जाता है, लिवर की तमाम समस्याएं आपको होने लगती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है रोडामाइन भी, पुरुषों में भी महिलाओं में भी, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है। और खाली ये नहीं, ये अगर इंटरजनरेशन, अगर कोई ऐसा सीरियस इफेक्ट आ गया तो ये जो है आपके नवजात शिशु में, अगर माँ के अंदर है तो वो नवजात शिशु शिशु में जाने की पूरी चांसेस होते हैं कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है या होने वाला है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डिफॉर्म्ड हो, उसमें किसी ना किसी तरीके की शारीरिक मानसिक समस्या हो, कुछ अपंगता हो, किसी तरीके का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि समय से पहले बच्चा हो जाना, जिसमें कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, तो प्री मेच्योर बर्थ के जो टेंडेंसी है उसको बढ़ा देता है। तो गर्भावस्था महिला या महिलाएं जो कि ज्यादातर उनकी शरीर जो है हार्मोन डिपेंडेंट होता है, उनमें ये बहुत ज्यादा समस्याएं, पुरुषों से कहीं गुना ज्यादा महिलाओं और बच्चों में को ये प्रभावित करता है। इसके अलावा इम्यूनिटी घटा देता है, जाहिर सी बात है इतना सब कुछ करेगा तो इम्यूनिटी भी घटाएगा ही। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करते हैं तो महिलाओं में सर्विकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, यानी कि सर्विकल कैंसर को के रिस्क को बढ़ा देता है। और आप सभी जानते हैं कि सर्विकल कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक कोई मजबूत ट्रीटमेंट नहीं है हमारे हाथ में। तो अगर महिलाओं को ये होता है तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, वो भी इंक्योरेबल। इसके अलावा महिलाओं में ओवरीज में प्राइमरी फॉलिकल्स
के नंबर को घटा देता है। प्राइमरी फॉलिकल के नंबर घटने का मतलब है उसकी माहवारी में, या जो मासिक धर्म है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम कहते हैं, उसमें समस्या आना, पीरियड इरेगुलर होना और तमाम तरीके की मेंस्ट्रुअल इश्यूज जो हैं उस फीमेल को हो सकते हैं अगर वो रोडामाइन बी का इंटेक जाने अनजाने में या कैसे भी जो है कर लेती है। ये फीमेल के लिए भी है, मेल्स में भी है। मेल्स में भी अगेन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और सेक्सुअल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मेल में भी। अब आते हैं कार्मोसाइन के हेल्थ इफेक्ट पे, जल्दी से इसको बता देते हैं, फिर हम जो है आपके सवालों के लिए समय रखेंगे इस बार। तो कार्मोसाइन क्या करता है, जब भी आप पैकेट के पीछे देखते हैं, कोई भी पैकेट है खाने पीने का, तो उसमें ना पीछे एडिटिव लिखे रहते हैं, ठीक है, जिसमें कि कार्मोसाइन अगर उस फूड में है तो उसमें नंबर होगा E122 यानी कि उसमें ये कोड है कार्मोसाइन का, E122 यानी कि फूड में कार्मोसाइन है, ठीक है। अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं ये मैं बता देती हूँ। पहला कि कार्मोसाइन क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेवल को लो कर देता है, ऑक्सीजन को खा जाता है शरीर से। तब ऑक्सीजन को खा जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्लस रेस्पिरेटरी इश्यूज ऑटोमेटिकली आपको होने लगेंगे, सांस संबंधित समस्या होने लगेंगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है अगेन ये भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा न्यूरो ऐसी मेटाबॉलिटीज को बहुत तेजी से शरीर में बढ़ता है, ऐसी चीजों को शरीर में बनाता है जिससे कि क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो टूटने लगेगा, जो है वो खराब होने लगेगा, ठीक है। और आपके बिहेवियर में ऑल्टरेशन आने लगेंगे जब आपका जो है न्यूरल सिस्टम जो है आपका तंत्रिका तंत्र जो है वो खराब होता है, तो शरीर में बहुत सारी सिस्टम जो हैं एक के बाद एक खराब होने लगते हैं। और आपका जो व्यवहार है, विचार है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आपके मन मस्तिष्क से सीधा सीधा प्रभावित रखता है। अगर जरा सा भी वो प्रभावित हुआ तो आपके व्यवहार में तुरंत बदलाव आने लगेगा। तो ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के लिए जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका मैंने एक केस जो है 2016 वाला स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसमें लड़के ने अपनी दादी को मार दिया था गोभी मंचूरियन ना मिलने की। तो उसमें हम मान सकते हैं कि शायद उसमें उस वाले गोभी मंचूरियन वो काफी समय से कुछ ऐसा खा रहा है जिसमें कार्मोसाइन है। इसके अलावा डर्मल एडिमा यानी कि स्किन की स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शरीर में सूजन बनाए रखता है, स्किन में सूजन बनाए रखता है। हाइव्स की बीमारी आपको होने लगती है। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज से सेंसिटिविटी है या इंटॉलरेंस है, तो अगर आपने कार्मोसाइन का इंटेक किया है तो वो जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो आपकी सेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस को ट्रिगर करता है बहुत तेजी से। इसके अलावा खास करके अगर आप एस्पिरिन इंटेक कर रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए अगर आप एस्पिरिन वो गोली है कि अगर आपको सॉरी, एस्पिरिन वो गोली है जो कि आपको वो हार्ट अटैक आ जाता है या सडन कुछ कार्डियक इशू आता है तो आपको दी जाती है एज अ इमीडिएट क्योर, ठीक है। तो एस्पिरिन जो है वो इंटॉलरेंट हो जाती है, यानी कि अगेन आपको वो प्रिवेंट करता है कि किसी भी तरीके के हेल्थ क्या नाम फर्स्ट एड से, ये कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जिस तरह से रिएक्शन देनी चाहिए वो तरह से रिएक्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा अस्थमा को एग्रेवेट करता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर हैं पहले से ही या अगर नहीं भी हैं तो बाद में वो बनने लगेंगे अगर आप कार्मोसाइन खाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है और मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। कई और एंगल से भी ये प्रभावित करता है, बट ये मेन है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने वो रंगीन मिठाई खाई या बाहर का ऐसा कुछ खाया जिसमें फूड एडिटिव्स हैं ऐसे जो कि बहुत हानिकारक हैं,
वो आपके शरीर को कितना ज्यादा प्रभावित करेंगे। और खाली आपको ही नहीं, वो ये जो चीजें हैं ये इंटरजेनरेशनल होने लगती हैं, यानी कि आपके अंदर होंगी, आपके पैदा होने वाले बच्चे के अंदर होंगी, फिर उनसे आगे आगे ऐसे डिफॉर्मिटीज चलती रहती हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। अब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जिनके भी सवाल हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, 10 मिनट हमारे पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं ऐसा समझता हूँ प्यारे साथियों, ये जो कलर वाली चीजें मैडम ने बताई मिठाइयों में, बड़ी साधारण सी चीज है और बड़ा अट्रैक्ट करती है लोगों को। मैं खासकर देखता हूँ जहाँ पार्टियों में जाता हूँ, लोग भाग के कलरफुल चीजों की ओर ऐसे खींच के जाते हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये देखता हूँ बहुत जगह, जब कहीं मैं जाता हूँ तो लोग अक्सर जो आम पन्ना का कलर था, निश्चित तौर पे मैम 95% मैंने देखा है कि वो कलरफुल होता ही होता है। और उसका ग्रीन कलर ऐसा होता है जो बिल्कुल अट्रैक्ट करता है और हर कोई आदमी आम उसकी तरफ पन्ना जाता से आजकल तो गर्मियां चल रही हैं, तो ये आप जो है गन्ने के जूस में भी पाएंगे। है। ओ माय गॉड। ये आजकल जो ये मतलब ये कलर जो है बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले कलर्स हैं। ग्रीन हो गया, ब्राइट येलो, और ये जो ऑरेंज कलर है ये तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वाले सारे यही इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये अब मैम ये रेस्टोरेंटों से निकलकर ये गली नुक्कड़ पे पहुंच गई है ये चीजें। और अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो लगभग लगभग ये जो बिहेवियर इशू आपने बताया, ये बहुत लोगों में फेस हो रहा है। रिसेंटली मेरे क्लाइंट हैं, वो एमडीएच जो मसाले हैं वो उनकी फैमिली मेंबर हैं वो। तो जिस दिन ये बैन हुआ उस दिन वो लोग भी बात कर रहे थे कि हम खुद जो है उनका यूज नहीं करते हैं एमडीएच का, हम खुद मसाले मार्केट से खरीदते हैं, पीसते हैं और तब जाकर, बिल्कुल ब्लड रिलेशन है। आप सोच के देखिए कि मतलब जो आदमी खुद जो चीजें बेच रहा है वो खुद कंज्यूम नहीं करता, उनको मालूम है उसमें। और हम लोग छांट करके, मतलब मैं खुद सीएसडी कैंटीन से जाता हूँ तो एवरेस्ट एमडीएच वहां ढूंढना पड़ता है मुझे कि हाँ मैं यहाँ से लेके जाऊं। लेकिन जब से मैंने ये बैन सुना है तब से मैं खुद चौकन्ना हुआ हूँ। और आज आपकी बात सुनने के बाद मैं बहुत गौर से सेशन को सुन रहा था और मैं वो चीजें कोरिलेट कर पा रहा था कि देखो वास्तविकता में इस समय हम लोग इतने इन चीजों से ग्रसित हो चुके हैं कि हम लोग सुंदरता देख करके भागते हैं फूड की तरफ, और वो हमें कितना डैमेज करता है, यहाँ तक कि हमारे डीएनए तक को चेंज कर दे रहा है वो कई मामलों में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये मानिए अभी बच्चों में बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज आ रही है। मैंने ये पॉइंट इसलिए बोला क्योंकि बड़े का तो हम व्यवहार देख लेते हैं कि चलिए यार ये बड़ा हो गया, इसे गुस्सा आने लग गया होगा या काम की वजह से फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन बच्चों में खास करके जो जिस उम्र में उनको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, इतना सिवियर मॉडिफिकेशन होता है जब मेरे पास बिहेवियरल इश्यूज की वजह से जब पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा हमारा जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ज्यादा मूडी है। बच्चे होते हैं, सामान्य तौर पे बच्चे मूडी होते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल मूडीनेस है। निश्चित तौर पर जो लगभग अजीनोमोटो तो मैं समझता हूँ मैम, गोलगप्पे वाले से लेके चाउमीन वाला और सब लोग यूज करते ही करते हैं। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो जो फिश वगैरह बनाते हैं लोग, वो इसका यूज बड़ी आसानी से लगभग कर रहे होते हैं। और उसी का एक कारण जो हम देख रहे हैं इस समय, लोगों की जो इम्यूनिटी है वो इतना वीक हो गई है कि छोटी छोटी चीजों से आज मैं देखता हूँ कि बुखार में वैरायटी है। जब मैं स्कूल में जाता था तो हम ये सुनते थे कि फलाना बच्चा इसलिए नया उसको बुखार हो गया, लेकिन आज आपके पास डेंगू है, चिकनगुनिया है, लंपी है, चंपी है, पता नहीं कितने तरह के बुखार हैं, जापानी बुखार है। उसमें वैरायटी आ गई है बुखार में भी। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं उनको। प्यारे साथियों, मैं अभी जिस एज में, मैं 19 के दशक में पैदा हुआ हूँ, और मैं तब में और अब में, जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे पास जो खाने की चीजें होती थी बड़ी लिमिटेड होती थी। एक संतरे की टॉफी होती थी और बोरकुट का चूरन था, गुरु चेला वगैरह वो खा लेते थे। लेकिन आज बच्चों के पास में, मैं कह रहा हूँ हजारों चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो जिनके अंदर ये जो आपका कलरफुल जो आती हैं, कुछ बोलते हैं उनको, बच्चों की जो खाने की चॉकलेट्स आती हैं कलरफुल जो होती हैं, उनके अंदर भी वही कलर मिलाया जाता है। और वो आप देख रहे हैं कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे कितना चिड़चिड़ा हो गए हैं। और आने वाले समय में जब वो हमारी एज में पहुंचेंगे
तो उनका मेंटल स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या मेंटल लेवल होगा, किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। आप सोच के देखिए कि हम अपनी जनरेशन को क्या दे करके जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज के सेशन से, देखिए योग करना ना करना ठीक है, वो एक अलग चीज हो सकती है, किसी को समय किसी को नहीं। खाना तो हम सभी खाते हैं, बच ही नहीं सकते आप उससे। शादियों में हर कोई जाता है, पार्टी हर कोई जाता है, हर कोई ये गलतियां करता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आहार, निद्रा और आपकी एक्सरसाइज, ये हमारी बॉडी के कुछ स्तंभ हैं जिनको आप कहीं से भी हटा नहीं सकते। यस यस, कैंडी चॉकलेट, जी जी कंचन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं नाम नहीं पुकार पा रहा हूँ उनका, एक्चुअली कुछ मैं क्योंकि खरीदता बड़ा कम हूँ तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारी कलरफुल कैंडीज होती हैं। तो मैडम ने जैसा बताया पॉपिंस, हाँ बिल्कुल मैम ने बताया, निश्चित तौर पर वो सभी में वही कलर यूज होता है जिनकी चर्चा अभी मैडम ने की। तो और जो कोड मैम, मैं एक बार कहता हूँ फिर से एक बार बता दें। और प्यारे साथियों, जो पैकेट आप खरीदते हैं कोई भी खाने का, उसके पीछे कोड लिखा होता है। उस कोड से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज आपके लिए हानिकारक है। मैं चाहूंगा मैम कोड एक बार आप जरूर बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। कामोसाइन का कोड है E120, आई थिंक 121 है। जस्ट वेट, एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। कोड एक्चुअली क्या है कि लोगों को कोड नहीं पता, क्योंकि आम जनता जो है ना, जो फूड प्रोडक्ट बना रही है वो तो कोड लिख देती है, उसका काम खत्म। लेकिन आम जनता को कोड नहीं पता होते हैं कि ये कोडिंग किस हिसाब से है। तो कामोसाइन का है E122। अगर आप लोग चाहेंगे तो फूड एडिटिव्स पे एक और ऐसा सेशन हम कर सकते हैं जिसमें कि आपको ये जानकारी हो, ये कोडिंग जो है वो किस तरीके की रहती है, बिल्कुल ताकि मैम, आपको कोशिश पता रहेगी। हो कि भाई मैं पढूं तो कैसे पढूं। अभी मुझे पढ़ना नहीं आता पीछे का इंफॉर्मेशन, कि ये चीज प्रिंटेड तो है, मैं क्या समझूं इस चीज को। तो बिल्कुल वो एक हर किसी के लिए समस्या है। तो ये अगर चाहेंगे लोग तो वो आपका लिया जा सकता है। अ, हाँ बिल्कुल होना चाहिए मैम, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। जितने भी लोग हमारे इस मंच से जुड़े हुए हैं, लगभग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। और वो इतना तो जानते ही हैं कि ये जो कोड हैं ये आपके शरीर में क्या बदलाव डाल सकते हैं। प्यारे साथियों, इसीलिए देखिए मैं आपको कहता हूँ कि आप डायरी पेन साथ लेकर के बैठें। डॉक्टर साहब बड़े हाँ अपडेटेड बिल्कुल रहते है। हैं नई चीजों से, है ना। आप डायरी एटलीस्ट पेन जब साथ लेके, मैम। अगर आप मेरे सेशंस में ये करेंगे तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो है ऐसी मिल सकती हैं, जो कि आपके रोजमर्रा के जीवन में आप ही नहीं, आपके इर्द गिर्द हर किसी को जो है वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करने से बचा सकती हैं, जो कि जाने अनजाने में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि खान पान के मामले में कहीं ना कहीं हम सभी लापरवाह हैं, जो है किसी ना किसी स्तर पे। किसी का कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे, नहीं तो आप कोई मुझसे अलग क्वेश्चन से भी साथियों पूछ अगर सकते है हैं। तो हाँ देखिए बहुत सारे लोग